हेलो क्लास स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो आइए आपकी क्लास का एक और इंग्लिश का पेपर सोल्व करते हैं जो कि आपके पीरियड टेस्ट थर्ड में आने के लिए बना है। देखो, हम जो पेपर सोल्व कर रहे हैं ये एक सैम्पल पेपर है, लेकिन इसको आप सैम्पल पेपर मत मान कर चलो। मानो कि आपका पेपर आपके सामने आ गया है, क्योंकि ये रिवीजन का बेस्ट तरीका है। रिवीजन तो होगा ही, और आपको कॉन्सेप्ट जो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर से, क्योंकि सैम्पल पेपर इसलिए बनाया जाता है कि आप इस चीज़ को समझो कि टीचर्स और मैनेजमेंट भी ये चाहता है कि आपके पास तक वो चीज़ पहुंचे जिससे आप प्रिपेयर हो जाओ। तो अगर वो कुछ बना कर दे रहे हैं तो वो आपकी भलाई के लिए ही दिया गया होगा। ठीक है, तो ये केंद्रीय विद्यालय संगठन में आया एक सैम्पल पेपर है जो कि हम सोल्व कर रहे हैं। बिना टाइम वेस्ट किए आइए शुरू करते हैं। 40 मार्क्स का पेपर होगा, 1.5 घंटा आपको मिलेगा। सेक्शन ए हमेशा से आपको पता है रीडिंग पैसेज होता है, तो रीड द पैसेज गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चन। आइए अपना पैसेज रीड करते हैं। अब इस पैसेज को रीड करने में क्या इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको हमेशा याद रखनी है। पैसेज को फर्स्ट टाइम में जब पढ़ोगे तो आपको सिर्फ सिंगल टाइम, मतलब वन गो में पढ़ना है। अगर आप यहाँ से स्टार्ट करोगे तो आप यहाँ तक वन गो में पढ़ोगे, ऐसा नहीं है बार बार याद करने की कोशिश करोगे। ठीक है, तो आप फर्स्ट यहाँ से स्टार्ट करोगे और लास्ट तक आओगे। इसमें बस आप इतना कर सकते हो कि फर्स्ट से स्टार्ट कर आपने पढ़ना और यहाँ पर रुके आप, तो आप बीच में फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हो। अगर इसका आंसर मिला ठीक है, वरना आप आगे बढ़ सकते हो। इस तरह से पढ़ना है, ये नहीं कि आप बार बार पढ़ रहे हो। तो केस्ड बिहाइंड थिक ग्लास द मोस्ट फेमस डांसर इन द वर्ल्ड कैन ईजिली बी मिस्ड इन द नेशनल म्यूजियम दिल्ली। द डांसिंग गर्ल ऑफ मोहनजोदारो is that rare artifact that even school children are familiar with. Our school textbooks also communicate wealth of our 5,000 years heritage of art. You have to be alert to existence there amid terracotta animals to rediscover these bronze images. ठीक है, सिंपल चीज़। अब क्वेश्चन फर्स्ट पूछता है द डांसिंग गर्ल बिलोंग्स टू फर्स्ट मोहनजोदारो, ग्रीक कल्चर, होमोसेपियंस और तिब्बत। तो देखो यहीं पे हमें आंसर मिल गया, मोहनजोदारो। तो इस तरह से आप देखकर चल सकते हो, आपको दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये पार्ट्स में बटा हुआ है। लेकिन अगर ये पार्ट्स में ना बटा होता तब भी आप एक पॉइंट पर रुककर क्वेश्चन तो पढ़ सकते हो, ऑप्शंस पढ़ सकते हो, बट आप पैसेज को दोबारा तभी पढ़ोगे जब आप एक बार क्वेश्चन पढ़ लोगे। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछता है इन द म्यूजियम शी इज़ केप्ट अमंग डांसिंग फिगर्स, ब्रोंज स्टैचूज, टेराकोटा एनिमल्स और बुक्स। तो यहाँ पर देखो टेराकोटा का एक बार मेंशन तो किया गया है। अब देखते हैं कहाँ पर। तो टेराकोटा का मेंशन हुआ है यहाँ पर। यू हैव टू बी अलर्ट टू हर एग्जिस्टेंस देयर अमिड टेराकोटा एनिमल्स टू रीडिस्कवर दिस ब्रोंज इमेज। तो ये कहाँ होगा आपका? फर्स्ट डांसिंग फिगर्स, ब्रोंज स्टैचूज और टेराकोटा एनिमल्स। तो ऑप्शन आपको ये इसी तरह से ढूंढना है। थर्ड टेराकोटा एनिमल्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 पर आते हैं। विच इन्फॉर्मेशन इज नॉट गिवन इन द पैसेज। अब कहा गया है कि कौन सी इन्फॉर्मेशन पैसेज में नहीं दी गई। ये क्वेश्चन तो पूरा पैसेज पढ़ने के बाद ही हो सकता है, क्योंकि क्या पता कौन सी इन्फॉर्मेशन ऐसी है जो हमने नहीं पढ़ा। तो इस तरह से आप इसको स्किप करके लास्ट में पढ़ोगे जब आप पूरा पैसेज हर क्वेश्चन के लिए पढ़ चुके होंगे। अब क्वेश्चन 4 पर आते हैं कि ग्रेट आर्ट हैज़ पावर बिकॉज। तो जो ग्रेट आर्ट होती है उसके पास पावर होती है क्योंकि इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम। इट इज़ स्मॉल and can be understood. It is seen in pictures and sketches और it's magnified a million times. तो देखो इसका जिक्र कहाँ हुआ है। अब इस चीज़ का जिक्र अब तक तो नहीं आया कहीं पर भी। तो सेकंड पैरा पढ़ते हैं। Most of us have seen her only in photographs or sketches. Therefore, the impact of actual holding her is magnified. अब एक चीज़ और ध्यान दो कि अब हम ये पढ़ रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 3 में 4 चीज़ पूछी गई है कि इनमें से कौन सा पैसेज में नहीं दिया गया। तो हमें पता होना चाहिए कि ऐसा क्या है जो वहाँ पर नहीं दिया गया है। उसके लिए हम इनको पहले ही रीड कर लेते हैं ऑप्शंस को। द गर्ल इज़ केस्ड बिहाइंड ग्लास, एक चीज़। शी इज़ अ रेयर आर्टिफैक्ट। थर्ड, स्कूल बुक्स कम्युनिकेट द वेल्थ ऑफ आवर हेरिटेज। और फोर्थ, शी कैन नॉट बी रीडिस्कवर्ड एज शी इज़ ब्रोंज। तो देखो द गर्ल इज़ केस्ड बिहाइंड ग्लास, सबसे पहली लाइन लिखी थी केस्ड बिहाइंड थिक ग्लास। The most famous dancer in the world can easily be missed in the National Museum, Delhi. Dancing girl of Mohenjo-daro. तो case behind the thick glass ये तो लिखा हुआ है. She is a rare artifact. School books communicate with
वेल्थ ऑफ आवर हेरिटेज, ये बात भी अब तक आ गई है कि स्कूल बुक्स रेयर हेरिटेज ऑफ, ये फेमिलियर है चिल्ड्रन, और स्कूल टेक्स्ट कम्युनिकेट करते हैं वेल्थ ऑफ आवर 5000 ईयर्स हेरिटेज, ये भी लिखा हुआ है। अब देखना है कि शी इज़ रेयर आर्टिफैक्ट और शी कैन नॉट बी रीडिस्कवर्ड एज शी इज़ ब्रॉन्ज, तो आपको ये देखना है। तो रेयर आर्टिफैक्ट है, इसका भी जिक्र हुआ है, ठीक है, हमने पढ़ा था कि शी इज़ रेयर आर्टिफैक्ट। देखते हैं, तो देखो रेयर आर्टिफैक्ट की बात की गई थी यहाँ पर, ये भी यहाँ पर लिखा हुआ है। तो शी इज़ दारो इज़ दैट रेयर आर्टिफैक्ट, ठीक है। तो क्या नहीं लिखा है यहाँ पर, ये लिखा है शी कैन नॉट बी रीडिस्कवर्ड एज शी इज़ ब्रॉन्ज, तो ऑप्शन फोर्थ बिल्कुल सही होगा। और फोर्थ, ग्रेट आर्ट हैज़ पावर बिकॉज, तो अपील, देखो यहाँ पर स्मॉल एंड कैन बी अंडरस्टूड मैग्नीफाइड अ मिलियन टाइम्स, इट इज़ सीन इन पिक्चर्स एंड स्केचेस, ये चारों बातें लिखी हैं। बट पावर की बात जहाँ पर आती है, देखो पावर की बात की गई है, सरप्राइज अस विद द पावर ऑफ ग्रेट आर्ट, द एबिलिटी टू कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरीज, तो उसकी जो एबिलिटी थी कम्युनिकेट करने की सेंचुरीज से, इट अपील्स टू अस डिस्पाइट अ पैसेज ऑफ टाइम, ऑप्शन फर्स्ट बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। द ज्वेलरी शी वियर्स फर्स्ट कंसिस्ट ऑफ बैंगल्स ऑफ शॉल और वेरी और दिस metal, second is a necklace with, और third both first and second are correct, और fourth neither first nor second is correct। तो अब देख लेते हैं ज्वेलरी शी वियर्स, ज्वेलरी का जिक्र आया है आपका सेकंड पैरा में, हमने पूरा कंप्लीट कर लिया था, कम्युनिकेट अक्रॉस सेंचुरीज। थर्ड पैसेज देखते हैं, थर्ड पैरा देखते हैं। अ सीरीज ऑफ बैंगल्स of shell or ivory or thin metal clothes her left upper arm all the way down to her fingers. A necklace with 3 pendants buns together and a few bangles above the elbow and wrist on the right hand display almost modern art. तो ये आपको ज्वेलरी के बारे में बताया गया। She speaks of the undaunted, ever hopeful human spirit. She reminds us that it is important to visit museum in our country to experience the impact that a work of art leaves on our senses. To find among all the riches, one particular vision of beauty that speaks to us alone. और यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा कि बोथ बैंगल्स और नेकलेस। देखो यहाँ पर जिक्र हुआ था, यहाँ पर सीरीज बैंगल्स ऑफ शेल, आइवरी मेटल, और ये अ नेकलेस विथ 3 पेंडेंट्स बन्स टुगेदर, ठीक है। तो ज्वेलरी शी वियर्स कौन कौन सी, दोनों, फर्स्ट एंड सेकंड, थर्ड ऑप्शन को सही होगा आपका, ठीक है। कंसिस्ट ऑफ बैंगल्स, शेल, वेरी और दिस मेटल इज अ नेकलेस विद। 6th क्वेश्चन देखते हैं। शी रिमाइंड्स अस, किस बारे में रिमाइंड करा रही है? शी स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट। फर्स्ट ऑप्शन कहता है ऑफ द नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन, वाई म्यूजियम्स इन आवर कंट्री आर एक्साइटिंग। थर्ड ऑप्शन है वाई शी विल मेक अस कम इन टू मनी ऑफ डांसिंग फिगर्स, फोर्थ ऑप्शन। तो आपका कौन सा सही होगा? ऑफ द नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ ह्यूमन, बिल्कुल फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है आपका, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये जो स्पीक्स ऑफ द अनडॉन्टेड एंड एवर, ये लिखा हुआ है एवर होपफुल ह्यूमन स्पिरिट रिमाइंड्स अस दैट इट इज़ इंपॉर्टेंट टू विजिट म्यूजियम इन अवर कंट्री टू एक्सपीरियंस द इम्पैक्ट दैट वर्क ऑफ आर्ट लीव्स ऑन आवर सेंसेस टू फाइंड अमंग ऑल द रिचेस ऑफ वन पर्टिकुलर विजन ऑफ ब्यूटी दैट स्पीक्स टू अस अलोन। ये पर्टिकुलर कह रहा है कि ऑफ द नेवर से डाई एटीट्यूड ऑफ ह्यूमंस के बारे में बात कर रहा है, यही याद दिलाता है हमें, ठीक है। नेक्स्ट पैसेज पर आते हैं। 9th क्लास के स्टूडेंट्स हो, नेक्स्ट पैसेज कैसे करोगे करके सब चीज़ें मुझे कमेंट में बताओगे कि कैसे कर पाए तुम, ठीक है। और अगर नहीं कर पाते तो PDF शेयर कर दूंगा, चैनल को ज्वाइन कर लो। उसके बाद आपको क्वेश्चन पेपर के साथ साथ सभी अपनी क्लास के सभी सब्जेक्ट्स की PDFs मिल जाएंगी, जो भी क्वेश्चन पेपर मैं सोल्व करा रहा हूँ, विद सॉल्यूशन, विद डिटेल्ड सॉल्यूशन। और डिटेल्ड सॉल्यूशन का मतलब है डिटेल। SST का होगा पेपर तो डायग्राम, ग्राफ, मैप सब कुछ होगा। मैथ्स का पेपर होगा तो सारे मैप और सारी फिगर्स होंगी। साइंस का होगा तो सारे डायग्राम्स और सभी पिक्चर्स उसमें डिटेल दी गई होंगी, ठीक है। अब इसमें मैं डायरेक्ट आंसर बता देता हूँ, लेकिन सोल्व आप खुद करोगे, ठीक है। फर्स्ट का 27 to 70,000 मतलब 2,70,000। सेकंड का ऑप्शन है आपका, सेकंड का आंसर है D। कैसे आया, क्यों आया, सब कमेंट्स में बताओगे। थर्ड का है C। और करना कैसे है, पहले पैसेज पढ़ना स्टार्ट करना है,
वन गो में यहाँ तक आना है आपको। फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ोगे, फिर फर्स्ट क्वेश्चन के बाद आपको ऑप्शंस पढ़ने हैं। इसमें अगर आपको आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला आप सेकंड पैरा पढ़ना स्टार्ट करोगे। अगर आपको फर्स्ट का आंसर मिल गया इतने पैरा में तो आप सेकंड क्वेश्चन को पहले पढ़ोगे, फिर आप यहाँ से आगे पैसेज पढ़ना स्टार्ट करोगे। क्योंकि अगर यहाँ पर क्वेश्चन पढ़कर आपको ये समझ में आया कि इसका आंसर तो फर्स्ट पैरा में ही है तो आप डायरेक्ट दे दोगे, बट अगर आंसर नहीं है तो सेकंड पैरा पढ़ोगे। सेकंड पैरा पढ़ने के बाद सेकंड का आंसर मिल गया तो ठीक है, नहीं थर्ड क्वेश्चन पढ़ोगे। ऐसे टुकड़ों में पढ़ोगे, बार बार नहीं पढ़ना पैसेज को। एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, एक बार पढ़ना है, क्वेश्चन देखना है, ऐसे करना है, ठीक है। थर्ड का आंसर आपका सी है, फोर्थ का आंसर आपका डी है, राइटिंग अ बुक। फिफ्थ का आंसर आपका टाइम है, देखूंगा कैसे ढूंढोगे। और सिक्स्थ का आंसर आप खुद लगाओगे, ठीक है, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताओगे। पार्ट बी की बात करते हैं। राइटिंग एंड ग्रामर सेक्शन आपके सामने। क्वेश्चन 3 पूछता है, यू हैपन टू ओवरहियर द फॉलोइंग कन्वर्सेशन। राहुल बोलता है, वेयर हैव यू प्लान टू गो ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। जीवन बोलता है, आई विश आई कुड गो एंड एंजॉय बोटिंग ऑन द डल लेक। तो इसमें आपको राइट एंड ग्रामर, फिर इसके बाद क्वेश्चंस राहुल पूछता है, जीवन बताता है, ऑन हियरिंग दिस। नेक्स्ट देखते हैं। इसके बिहाफ पर तो कुछ नहीं है, तो हमें बेसिकली ये क्वेश्चन आपका आर्टिकल पर है। मुझे लगा इसमें थोड़ी फिल इन द ब्लैंक्स जैसा कुछ होगा, तो आइए देखते हैं। तो बेसिकली इसमें देखोगे आप कि राहुल की और जीवन की कन्वर्सेशन चल रही है। राहुल और जीवन की कॉन्वर्सेशन में राहुल बोलता है, वेयर हैव यू प्लान टू गो ड्यूरिंग द समर हॉलीडेज। तो समर हॉलीडेज में तुम कहाँ प्लान कर रहे हो जाने का। ये कौन बोलता है? राहुल बोलता है जीवन से। जीवन कहता है, आई विश आई कुड गो एंड एंजॉय बोटिंग ऑन द डल लेक। तो डल लेक पर जाकर एंजॉय करना सोच रहा है। राहुल बोलता है, इज इट सेफ टू गो कश्मीर नाउ? डोंट यू हेयर अ लॉट अबाउट टेररिज्म इन द न्यूज़पेपर। क्या तुमने न्यूज़पेपर के बारे में न्यूज़पेपर में नहीं सुना वहाँ पर टेररिज्म इतना बढ़ गया है? तो ऑन हियरिंग दिस डायलॉग, इस बात को सुनते हुए डिसाइड करो, राइट एन आर्टिकल फॉर अ लोकल डेली ऑन द नीड टू प्रोवाइड सिक्योरिटी एट टूरिस्ट स्पॉट पर सिक्योरिटी प्रोवाइड हो। इस बात को लेकर के एक आर्टिकल बनाओ। सजेस्ट वेज एंड मीन्स बाय विच सच स्पॉट्स कुड बी मेड मोर अट्रैक्टिव टू टूरिस्ट। और फिर कुछ ऐसा लिखो कि लोग अट्रैक्ट हो, इस बात से डरे नहीं। यूजिंग आइडियाज़ फ्रॉम द यूनिट ऑन ट्रैवल एंड टूरिज्म अलॉन्ग विद योर ओन आइडियाज़ राइट द आर्टिकल। तो अपने कुछ आइडियाज़ के साथ एक ऐसा आर्टिकल लिखो जब लोग और ज़्यादा इच्छुक हो ऐसे टूरिस्ट प्लेस पर जाने के लिए, बल्कि डरे ना। ठीक है, तो अब क्या करेंगे आप प्रॉपर आर्टिकल लिखोगे। आर्टिकल लिखने का फॉर्मेट देख लेते हैं। बेसिकली आर्टिकल आप सबसे पहले क्या करोगे, हेडिंग डालोगे, ensuring safety and attractive at tourist place, टूरिस्ट स्पॉट्स बोल सकते हैं। ठीक है, बाय आपका नाम, मान लीजिए आपका नाम है निशांत। अब टूरिज्म के बारे में पूरा अपनी डिटेल आर्टिकल लिखना है। लास्ट में डायरी एंट्री की तरह इंडियन वेडिंग एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं लिखोगे। ठीक है, लास्ट में यहाँ पर हर चीज़, जैसे डायरी एंट्री में आपकी एप्लीकेशन में कुछ ना कुछ लिखते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं लिखोगे, बस यहाँ से स्टार्ट किया और ये पूरा एक आपका आर्टिकल हो गया। इस तरह से लिखा जाता है आर्टिकल। अब इसको मैं प्रोवाइड कैसे कर रहा हूँ, आपको पीडीएफ फॉर्म के साथ जो सॉल्यूशन पीडीएफ मिलेगी उसमें इसका आंसर है। आइए देखते हैं कि वो कैसे प्रोवाइड किया गया है। तो ये आपका आर्टिकल रहा। इस आर्टिकल में आप देखो कि क्या सामने दिख रहा है आपको। इंश्योरिंग सेफ्टी बाय अट्रैक्टिवनेस एट टूरिस्ट स्पॉट्स, यही हेडिंग हमने डाली, बाय योर नेम। फिर टूरिज्म इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ योर कंट्रीज इकोनॉमी। आप देखो बेसिक स्टार्ट करोगे, टूरिज्म क्या है, क्या करता है, कैसे हमारे देश के लिए अच्छा है,
However, many tourists still hesitate to visit certain places because they are unsure. फिर बताओगे प्रॉब्लम क्या है, मेन प्रॉब्लम किस बात को हम सोल्व करेंगे इस आर्टिकल में. Unsure about safety. It is therefore essential to ensure proper security at all tourist destinations. फिर उसको हम कैसे श्योर कर सकते हैं, कैसे सही कर सकते हैं, वहाँ से आप आंसर देना स्टार्ट करोगे. To make tourist place feel safe, measures such as installing CCTV cameras, deploying trained security personnel, setting up tourist police units and providing emergencies helplines are necessary. Clear signboards, help desk, regular patrolling can also greatly improve the sense of security. तो इस तरह से आपको अपने सारे सुझाव देने हैं आर्टिकल में. फिर आप बताओगे एट द सेम टाइम टूरिस्ट स्पॉट्स मस्ट बी मेड मोर अट्रैक्टिव. ये आपने सोल्यूशन दे दिया प्रॉब्लम का. इसके बाद आप उसके गुणगान गाओगे जिससे लोग अट्रैक्ट हो, कि मोर अट्रैक्टिव, कंफर्टेबल होगा, क्लीन सराउंडिंग्स होगी, गुड रोड्स होगी, प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल, क्लीन टॉयलेट्स, हाइजेनिक फूड स्टॉल्स, बेसिक रिक्वायरमेंट सब मिलेगी आपको. Adding features like guided tours, cultural programs, adventure activities, exhibitions of local art can further enrich the visitor experience. Promotion through social media, travel fairs, campaigns and highlight these improvements and encourage more people to visit. देखो इस तरह से आप पूरा अपना आर्टिकल लिखोगे. इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो और PDF भी आप ले सकते हो. बाकी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन नंबर 3 का और पार्ट. 3 के और पार्ट में हमें कहा गया है Indian weddings are matchless in grandeur. Indian weddings are matchless in grandeur, glamour, luxury. They are matchless in wastage, extravagance, and vulgar display of money and wealth. Record your experience of such marriages in your diary. तो मान लो आप किसी वेडिंग में गए, रिच मतलब जो बहुत अमीर वेडिंग है, उसमें आपने देखा कि बहुत ज़्यादा खर्चा हो रखा है, बहुत चीज़ें दिखाई गई है, बहुत ज़्यादा अति खर्चा कर दिया गया है. तो उस पर अपने व्यू शेयर करने हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है. कैसे शेयर करना है? मान लो आप डेली डायरी एंट्री करते हो, उस डायरी एंट्री में आपको सब एक्सपीरियंस रिकॉर्ड करना है. कैसे करते हो आप डायरी एंट्री? उसका एक अपना फॉर्मेट होता है, उसको नहीं भूलना. तो आइए देख लेते हैं कि PDF में ये किस तरह से हमने आपको आंसर प्रोवाइड कराया है. तो डायरी एंट्री इंडियन वेडिंग एक्सपीरियंस के बारे में कही गई है. तो पहले तो याद रखो फॉर्मेट क्या है. हेडिंग डालोगे आप डायरी एंट्री, ठीक है. इसके बाद आपकी हेडिंग आ गई इंडियन वेडिंग एक्सपीरियंस है मेरा. किस बारे में? एक्सपीरियंस के बारे में. फिर आप डे, डेट और टाइम डालोगे. फिर डियर डायरी, डायरी को डियर डायरी बोल के आप संबोधित करोगे. और टुडे आई अटेंडेड अनदर ग्रैंड इंडियन वेडिंग. बिल्कुल वैसे जैसे आपने फील किया. मान के चलो आप कहीं पर गए और आपको एक्सप्लेन करना हो, तो आप स्टार्ट करोगे ना कि आज मैं वहाँ पर गया, मैंने ऐसा फील किया, मैंने ये सब देखा, फिर मुझे एक्सपीरियंस हुआ, फिर मैं इस कंक्लूजन पर पहुँचा, मुझे लगता है ये नहीं ये होना चाहिए. तो इस तरह से ही आपको ये देखना है. तो टुडे आई अटेंडेड अनदर ग्रैंड इंडियन वेडिंग एंड वंस अगेन आई वाज स्ट्रक बाय द शेयर स्केल ऑफ एक्स्ट्रावेगेंस. एक्स्ट्रावेगेंस मतलब बढ़ा चढ़ाकर दिखाई गई चीज़ें, बहुत ज़्यादा पैसा लगाई गई चीज़ें. इंडियन वेडिंग्स ट्रूली आर अनमैच्ड इन ग्लैमर एंड लग्जरी. तो इंडियन वेडिंग्स में बहुत ज़्यादा पैसा लगने लगा है. द ब्यूटीफुल डेकोरेटेड वेन्यूज, dazzling lights, designer outfits, endless food counters and music that fills the air with celebration. अब तक तारीफ चल रही है, क्योंकि हम किसी शादी में घुसते हैं एकदम से नेगेटिव थॉट थोड़ी आता है, पहले अच्छा लगता है. Everything seems larger than life, as if each family is trying to outshine the other. सारी फैमिलीज एक दूसरे से बेहतर लगने की कोशिश कर रही थी. But beneath all the sparkle, I couldn't ignore the disturbing amount of wastage and show-off. Plates overflowing with untouched food were thrown away without a second thought. People flaunted their expensive clothes and jewelry as though the wedding was more about to display wealth than celebrating a sacred bond. तो देखो इन सब के बावजूद आपको फील होता है कि कैसे इग्नोर करा जा रहा है. मैं इग्नोर नहीं कर पाया किस बात को? ये जो डिस्टर्बिंग अमाउंट ऑफ वेस्टेज ऑफ एंड शो ऑफ है, चीज़ें को ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के दिखा रहे हैं लोग. ओवरफ्लोइंग प्लेट्स विद अनटच्ड फूड, लोग खाना भर कर निकाल रहे हैं, इधर से उधर जा रहा है, लोग बिना देखे खाना छोड़ रहे हैं, फेंक रहे हैं. पीपल फ्लॉन्ट कर रहे हैं, पीपल ऐसे बर्ताव कर रहे हैं, ऐसे दिखावा कर रहे हैं, शो ऑफ कर रहे हैं,
कपड़ों का, ज्वेलरीज का, और वेडिंग में ज़्यादा वेडिंग कम लग रही है, वो डिस्प्ले ऐसा लग रहा है जैसे सब अपनी अमीरी दिखाने आए हो। और बल्कि होना क्या चाहिए, सेक्रेड बॉन्ड को। हम क्यों जाते हैं शादी में? किसी की शादी को एंजॉय करने, किसी की शादी को एक्सपीरियंस करने, कि एक पवित्र संबंध बनने जा रहा है। ये लिखा है सेक्रेड बॉन्ड, मतलब पवित्र संबंध किसी का बनेगा, उसको छोड़कर हम डिस्प्ले कर रहे हैं अपनी अमीरी, वेल्थ को। The lavish decorations, fireworks and dozens of unnecessary rituals made me wonder whether any of it truly added meaning to the occasion. तो आप कहोगे कि जो ये lavish decorations हैं, फायरवर्क्स हैं, डजन्स ऑफ अननेसेसरी रिचुअल्स, फालतू के जो शो ऑफ के काम हैं, क्या ये किसी भी तरह से मीनिंगफुल हैं इस ओकेजन के लिए? At moment, I felt happy witnessing the joy on the brides and grooms' faces, the laughter of relatives, and the spirit of togetherness. Yet another part of me felt uncomfortable seeing such careless extravagance when so many people in our country struggle for basic necessities. तो आपको एक तरफ तो खुशी फील हो रही है, आप किसी के संबंध में शामिल हुए, उनके जो संबंध बन रहा है उसमें शामिल हुए, एक्सपीरियंस कर रहे हो, देख रहे हो कि दूल्हा दुल्हन को एक साथ फेरे लेते हुए, और आपने वो सब उनके साथ मोमेंट को एंजॉय किया। आप उस चीज़ के लिए खुश हो, रिलेटिव्स के लिए खुश हो, ठीक है। वो स्पिरिट ऑफ टुगेदरनेस आपके साथ, कि लोग एक साथ जुड़कर एक जहाँ इकट्ठे हुए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आप अंदर से अनकंफर्टेबल भी हो कि कितना खर्चा कर रहे हैं, कितना लोग दिखावा कर रहे हैं, कैसे लोग इतना खर्चा और इतना ड्रामा कर सकते हैं, जबकि दूसरी तरफ देश में इतने गरीब लोग इतनी परेशानियों से जूझ रहे हैं। I wish our celebrations focused more on love, blessings, genuine happiness instead of wasteful spending and competition. Maybe someday we will find a balance, keeping the beauty and joy of our traditions without turning them into displays of wealth. तो एक दिन ऐसा आएगा, मैं होप करता हूँ, मैं विश करता हूँ कि लोग प्यार को, खुशी को, जेन्युइन हैप्पीनेस को, ब्लेसिंग्स को, आशीर्वाद को एंजॉय करेंगे, हम उसे सेलिब्रेट करेंगे, बजाय पैसे खर्च करने के या किसी से कॉम्पीट करने के। मे बी समडे वी विल फाइंड बैलेंस, किसी दिन एक सब कुछ बराबर हो जाएगा, ब्यूटी और जॉय और ट्रेडिशन एक साथ एक जगह अच्छे से काम करेंगे, बजाय किसी वेल्थ को डिस्प्ले करने के। फिर यहाँ पर आपका नाम, ये डायरी का एक प्रॉपर तरीका होगा। मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया आपको कि इसके पीछे मोटिव क्या होता है, किस तरह से ये पैटर्न बनता है कोई चीज़ को एक्सप्लेन करने का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 हो गया हमारा। क्वेश्चन 4 पर आते हैं। कंप्लीट द पैराग्राफ गिवन बिलो बाय फिलिंग इन द ब्लैंक्स, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम दोज दैट फॉलो। तो फिल इन द ब्लैंक्स आपके सामने, ए के 4 ऑप्शन, बी के 4 ऑप्शन, इस तरह से। एलिफेंट्स डैश द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स। तो आपको पता है कि एलिफेंट्स की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ पर एलिफेंट्स प्लूरल है, आर लिविंग करेक्ट फॉर्म है, आर द लार्जेस्ट लैंड एनिमल्स, ठीक है। दूसरा, 3 स्पीसीज ऑफ एलिमेंट्स डैश लिविंग टुडे। तो 3 स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स आर लिविंग। अब ये मैं बिना देखे भी लगा सकता हूँ। ए बी सी डी, इज आर लिविंग विद अ, फर्स्ट ऑप्शन था इज आर लिविंग विद अ। तो आपके पास सबसे पहले होना चाहिए एलिफेंट्स, इज की जगह आर। अच्छा, ऑप्शंस इस तरह से नहीं है, ऑप्शन इस तरह से हैं। तो ए का जो ऑप्शन है फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, इस तरह से है, सॉरी। तो ए का इज, आर, वॉज, वर, तो ऑप्शन सेकंड बिल्कुल सही है। बी का देखते हैं, फर्स्ट आर लिविंग, हैव बीन लिविंग, हैड बीन लिविंग और विल बी लिविंग। तो 3 स्पीसीज ऑफ एलिफेंट्स डैश लिविंग टुडे। तो टुडे की बात हो रही है तो आर लिविंग, ठीक है। किसकी बात हो रही है? आर लिविंग, करेक्ट फॉर्म है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा आर लिविंग। सी पार्ट देखते हैं। एलिफेंट्स डैश अदर एलिफेंटाइड वर वंस क्लासिफाइड विद अदर थिक स्किन्ड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन आंसर आ जाएगा एंड। देखो, एलिफेंट्स एंड अदर एलिफेंट, दूसरी चीज़ की बात हो रही है, एक और दूसरा, तो 2 चीज़ों को जोड़ना है तो क्या आएगा? एंड आएगा। एंड कहाँ पर आपका? सी में, थर्ड ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं डी पर। द एलिफेंट्स
gestation period is 22 months dash longest for any land animal. तो long 22 months the longest for, यहाँ पर लिखा है a and which the, तो यहाँ पर द आएगा. द लॉन्गेस्ट एक फिक्स्ड फ्रेज की बात की जा रही है, ठीक है. 22 मंथ्स है ना, तो एक प्रेगनेंसी का टाइम है 22 मंथ्स, तो एक फिक्स्ड फ्रेज है, एक पर्टिकुलर टाइम की बात की जा रही है, तो यहाँ पर द आएगा. द लॉन्गेस्ट फॉर एनी लैंड एनिमल्स. क्वेश्चन 5 पर आते हैं. द फॉलोइंग पैराग्राफ हैज़ नॉट बीन एडिटेड. There is one error in each line. Write the incorrect word and the correction in your answer sheet against the correct blank number. तो आपको एक गलत चीज़ उठानी है, यहाँ पर लिखनी है और फिर सही लिखनी है. तो यहाँ पर एरर लिखेंगे, यहाँ पर करेक्शन लिखेंगे, ठीक है. एरर करेक्शन में देखते हैं. सुनामी इज अ सीरीज इन वेव्स, तो इज अ सीरीज इन वेव्स लिखा है. हर लाइन में एक गलती है और सही वर्ड लिखना है उसकी जगह. तो सुनामी इज अ सीरीज इन वेव्स नहीं, ऑफ वेव्स होगा. सीरीज ऑफ वेव्स है तो इनकी जगह ऑफ लगाओगे. सुनामी एक सीरीज है वेव्स की, ठीक है. जनरेटेड इन अ बॉडी फ्रॉम वाटर, जनरेटेड इन अ बॉडी फॉर वाटर, ऑफ वाटर या फ्रॉम वाटर. तो फ्रॉम वाटर पानी से, जनरेटेड इन अ बॉडी पानी मतलब पानी की बॉडी से, बेसिकली जो पानी की लहरें हैं वही तो बॉडी ऑफ वाटर है, तो जनरेटेड इन अ बॉडी ऑफ वाटर. तो यहाँ पर फ्रॉम से ऑफ आएगा. थर्ड, थ्रू एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस, थ्रू एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस, तो थ्रू की जगह क्या आएगा यहाँ पर, बाय. फ्रॉम सुनामी इज अ सीरीज ऑफ वेव्स जनरेटेड इन अ बॉडी ऑफ वाटर बाय एन इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस. किसके द्वारा, इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस की वजह से पानी के बहाव में, पानी की बॉडी में क्या जनरेट होती है, सुनामी, जो कि क्या है, सीरीज ऑफ वेव्स है. तो ये गलत, यहाँ पर ये गलत, यहाँ पर ये गलत. थ्रू नहीं, बाय. इम्पल्सिव डिस्टर्बेंस के थ्रू नहीं होता, उसके दौरान नहीं होता, उसके द्वारा होता है, ठीक है. तो यहाँ पर थ्रू और यहाँ पर बाय, सही है बाय. डी, डिस्टर्बेंस कॉजिंग डैमेज टू प्रॉपर्टी और लॉस ऑफ लाइफ, तो और नहीं, प्रॉपर्टी या ऐसा तो नहीं है ना कि सिर्फ या तो प्रॉपर्टी को डैमेज पहुंचाता है या किसी की ज़िंदगी को. होना ही चाहिए प्रॉपर्टी और ज़िंदगियों को नुकसान पहुंचाता है. तो और की जगह क्या आएगा, एंड. इसका मतलब है या तो ये या ये आना चाहिए, ये और आना चाहिए. हिंदी का और, हिंदी का या नहीं. पार्ट सी पर चलते हैं, लिटरेचर. क्वेश्चन 6, रीड द एक्सट्रैक्ट गिवन बिलो एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो. तो आपके सामने, इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री, नॉट अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ विल डू इट, इट हैज़ ग्रोन, स्लोली कंज्यूमिंग द अर्थ, राइजिंग आउट ऑफ इट, फीडिंग अपॉन इट्स क्रस्ट, एब्जॉर्बिंग years of sunlight, air, water, and out of its leprous hide sprouting leaves. तो आपने देखा, पढ़ा. इसके बिहाफ पर क्वेश्चंस देखते हैं. क्वेश्चन 1, विच पोएम डज दिस एक्सट्रैक्ट कम फ्रॉम. तो किस पोएम से कम आया ये एक्सट्रैक्ट. ये जो आपने लाइंस पढ़ी है किस पोएम की है, इट कम्स फ्रॉम गीव पैटेल्स पोएम. क्या नाम है उनका, राइटर का, और पोएम का नाम क्या है, ऑन किलिंग ए ट्री. ठीक है. नेक्स्ट बी, इट कम्स फ्रॉम WWE रॉस पोएम द स्नेक ट्राइंग. सेकेंड पार्ट है कि अच्छा, क्वेश्चन 1 के ऑप्शंस भी दिए गए हैं, तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हो गए आपके. तो गिव कहाँ पर है, इट कम्स फ्रॉम गिव पटेल्स पोएम ऑन किलिंग अ ट्री. ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो गया हमारा. सेकंड क्वेश्चन पर देख लेते हैं. क्वेश्चन सेकंड, कैन अ फ्यू ब्लोज फ्रॉम एन एक्स किल अ ट्री. तो नो, दे कांट. और इट टेक्स मच टाइम टू किल अ ट्री. ठीक है, बिल्कुल सही है. ऑप्शन ए बिल्कुल सही है आपके सामने. नेक्स्ट क्वेश्चन 3, हाउ डज अ ट्री गेन इट्स स्ट्रेंथ. कैसे स्ट्रेंथ गेन करता है, इट ड्रॉज इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द अर्थ्स क्रस्ट. यहाँ पर क्रस्ट की बात हुई ना, अर्थ्स क्रस्ट,
अपॉन इट्स क्रस्ट, तो इट मेक्स इट्स ओन फूड एंड फीड अपॉन इट, इट ड्रॉज इट्स स्ट्रेंथ फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट बाय एब्जॉर्बिंग द सनलाइट एंड एयर वाटर। ऑप्शन बिल्कुल सही है इसका, थर्ड का बी। फोर्थ पर देखते हैं क्वेश्चन फोर्थ, वेयर डू द लीव्स कम फ्रॉम, तो लीव्स कहाँ से आती है? ए, दे स्प्राउट फ्रॉम इट्स रूट, दे कम फ्रॉम द अर्थ क्रस्ट, दे स्प्राउट फ्रॉम द बार्क ऑफ अ ट्री, नॉन ऑफ द अबव। तो पोएम में कहाँ लिखा था? पोएम में लिखा था कि दे स्प्राउट फ्रॉम द बार्क और ट्री, तो दे स्प्राउटिंग लीव्स, तो आपका आंसर स्प्राउट फ्रॉम इट्स बार्क ऑफ अ ट्री, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन सेवेंथ, असर्शन और रीजन आपके सामने। तो असर्शन कहता है कि ये बेसिकली 4 तरह के ऑप्शंस हो गए ABCD। पहला असर्शन है आई लर्नड हाउ टू टेक केयर ऑफ माई सेल्फ, मैंने सीखा कैसे मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ। आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग। रीज़न है आई न्यू व्हाट आई वांटेड। तो बेसिकली आपको असर्शन ये कहता है कि मैंने सीखा कैसे मैं अपना ख्याल रख सकता हूँ, मैंने कभी मतलब आई नेवर थॉट ऑफ क्विटिंग, कि सबसे बड़ा थॉट है कि मैं इसके बारे में ना सोचूं कि मैं कभी क्विट करूँगा। रीज़न आई न्यू व्हाट आई वांटेड, इसके पीछे का रीज़न है कि मैं जानता हूँ मुझे क्या चाहिए। बिल्कुल सही है, असर्शन भी सही है, रीज़न भी सही है और उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो इसको ऑप्शन ए में डाल देंगे, ये आपका सही है। असर्शन एंड रीज़न बोथ आर करेक्ट, रीज़न इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। सेकंड असर्शन है he said I am a poor goldsmith, it's true I made this dancer come many times to my door, I gave her excuses। reason है he said I couldn't finish making her jewelry before I finished the rich merchant's order। तो आपके सामने है both assertion and reason are true but reason सही explanation है, ठीक है, उसने यही कहा, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सेकंड का भी ए ही आंसर होगा आपका। बोथ assertion and reason are true and reason is the correct explanation of, इसका भी ए है आंसर और इसका भी ए है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आपके सामने। क्वेश्चन नंबर ए, वाई वॉज द होली मैन हु गेव संतोष मदर हिज ब्लेसिंग सरप्राइज। देखो ये आंसर आपको PDF में किस तरह से दिए जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है आपका 8th क्वेश्चन, आंसर्स आपके सामने है। देखो वाई वॉज द होली मैन हु ब्लेस्ड संतोष मदर्स सरप्राइज्ड। तो द होली मैन सरप्राइज्ड क्यों हुआ, ठीक है, जिसने संतोष की मदर मतलब ब्लेस्ड संतोष मदर सरप्राइज्ड, क्योंकि फैमिली ने बोला हमें लड़का नहीं चाहिए, बेटी का नाम संतोष रखा। ये अनयूजुअल था, इसलिए होली मैन था जो वो हैरान हो गया, ठीक है। तो द होली मैन वॉज सरप्राइज बिकॉज संतोष ग्रैंड मदर सेड दे डिडंट वांट अ सन विच वेंट अगेंस्ट द टिपिकल सोसाइटल प्रेफरेंस फॉर अ बॉय। ही एज्यूम्ड संतोष की मदर जो थी लाइक मोस्ट पीपल एट दैट टाइम वुड वॉन्ट अ सन, तो उन्हें भी बेटा ही चाहिए होगा। बट हर फैमिली वॉज हैप्पी टू हैव अ डॉटर एंड द नेम हर संतोष विच मीन्स कंटेंटमेंट। तो इस तरह से वो शॉक्ड हुआ था क्योंकि उसको पता नहीं था कि उसकी मम्मी उस सोसाइटी के ग्रैंड मदर सोसाइटी के हिसाब से सोचती है। क्वेश्चन सेकंड देखते हैं, व्हाट इज़ द बिलीफ एट पशुपतिनाथ टेम्पल अबाउट कलयुग्स एंड। तो पशुपति में लोग क्या बिलीफ रखते हैं कि कलयुग के अंत होने का क्या उससे तात्पर्य है, क्या उनका इसके पीछे की स्टोरी है। तो बेसिकली जब डूबा हुआ छोटा मंदिर पूरा बाहर आ जाएगा तब कलयुग खत्म हो जाएगा। एट द पशुपति टेम्पल द बिलीफ इज दैट कलयुग विल एंड व्हेन अ स्मॉल half protruding shrine on the river bank emerges fully, allowing the goddess inside to escape. This event is said to signify the end of the evil period of the Kali on earth। ठीक है, वो पीरियड है जब वो पूरा पानी में डूब जाएगा, तो इसका मतलब है वो कलयुग का अंत हो जाएगा। वट मिस्टीरियस, अच्छा, जब डूबा हुआ मंदिर बाहर आ जाएगा तो हाफ प्रोट्रूडिंग श्राइन ऑन द रिवर बैंक एमर्जेस फुल्ली, पूरा बाहर आ जाएगा, तो उसका मतलब है अलाउइंग द गॉडेस इनसाइड टू एस्केप, जो उसके अंदर गॉडेस है वो वहाँ से निकलने के लिए अलाउ हो जाएगी और फिर कलयुग का अंत हो जाएगा। क्वेश्चन सी देखते हैं, व्हाट मिस्ट्री डज द नरेटर प्रपोज टू एक्सप्लेन। तो मिस्ट्री कौन सी मिस्ट्री,
तो द मिस्ट्री Gerard proposed to explain is the fake story he invents about himself being a criminal on the run. He uses this made up story to trick the intruder who wants to kill him and take his identity. Gerard explains that he, like the intruder, is a criminal, which is why he leads a life of mystery, often disappearing suddenly. तो बेसिकली उसने ये स्टोरी बनाई थी. आप पूरा आंसर इस तरह से लिखोगे कि कैसे उसने फेक स्टोरी खुद ही अपने आप अपने क्रिमिनल होने की बनाई थी उसके भागने पर. ही यूज दिस मेड अप स्टोरी टू ट्रिक द इंट्रूडर. ही वॉन्ट्स टू किल हिम एंड टेक हिज आइडेंटिटी. तो पूरा आंसर आप इतना ही लिखोगे. क्वेश्चन डी, मेंशन 2 अर्थ शेकिंग डिसीजंस द डॉक्टर मेड. डॉक्टर ने कौन से 2 मतलब के डॉक्टर के मिरर में 2 डिसीजंस कौन से थे. अब देखते हैं. रोज शेव करेगा और पतली मूछ रखेगा, ये 2 डिसीजन थे. इसको लिखेंगे कैसे कि द 2 इंपॉर्टेंट एंड अर्थ शेकिंग डिसीजंस द डॉक्टर मेड वर टू शेव डेली एंड ग्रो अ थिन मुस्ताच टू अपीयर मोर हैंडसम, टू ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस फॉर द सेम रीजन. तो एक पूरे दोनों ये हो गए, यहाँ तक लिख सकते हो. These decisions were made in the context of him feeling proud of his appearance and hopeful about his future as a handsome, successful doctor. तो यहाँ तक लिखोगे, इतना भी बहुत है. और क्वेश्चन नंबर ई में है फादर कैसा था. हाउ डज द ऑथर्स डिस्क्राइब हिज फादर. और स्क्रिप्ट ऑनेस्ट और डिसिप्लिन. पैसे कम थे पर वैल्यू स्ट्रॉन्ग थी. ये प्रॉपर इसका एक तरह से कह लो आप सार है. द ऑथर डिस्क्राइब्स हिज फादर एज एन austere, honest, wise man who lacked formal education and wealth, but possessed great innate wisdom. He lived a disciplined life, avoiding essential luxuries while ensuring all of his family's necessities like food, medicine, and cloth were provided. Despite his stern exterior, he was a generous man with a strong sense of self-discipline. तो बेसिकली अपने फादर के बारे में तारीफ़ करिए सारी कि वो समझदार थे, उनको बेसिक शिक्षा नहीं मिली थी, लेकिन फिर भी वो समझदारी के साथ होशियार थे काफ़ी और ऑनेस्ट थे काफ़ी और इस तरह से सेल्फ डिसिप्लिन थे. ये सब बताया गया है. शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में आप आगे आएंगे तो आपको कोई एक चुनना है. क्वेश्चन नंबर 9 में यहाँ पर पूछा गया है फ्रॉम होम डज द प्रिंस सेंड द सेफायर्स एंड वाई. तो बेसिकली प्रिंस सेफायर्स किसको भेजता है, एक राइटर को और एक मैच गर्ल को, क्योंकि दोनों मुश्किल में थे. द प्रिंस स्पेंड्स सेफायर्स टू हेल्प सेंड्स द सेफायर्स टू हेल्प 2 नीडी पीपल. फर्स्ट टू पुअर प्ले राइट, ठीक है, राइटर को हु कैन नॉट अफोर्ड फूड और फायरवुड नीड सपोर्ट टू कंप्लीट हिज प्ले फॉर द थिएटर डायरेक्टर. एंड सेकंड किसको भेजता है, पुअर मैच गर्ल को हु हैज़ ड्रॉप्ड हर मैचेस इनटू द गटर एंड फियर्स पनिशमेंट फ्रॉम हर फादर. ठीक है. सेकंड क्वेश्चन पूछता है व्हाट वाज ईश्वरन्स ग्रेटेस्ट एसेट टू महेंद्र. तो बेसिकली पूछा है कि ईश्वरन जो थे महेंद्र के लिए एसेट क्यों था. इसका आंसर आप लिखोगे कि ईश्वरन जो था इज एन एसेट टू महेंद्र बिकॉज ही इज़ अ लॉयल एंड एफिशिएंट हेल्पर. वो एक लॉयल और कैपेबल था. हु टेक्स केयर ऑफ ऑल हाउस होल्ड ड्यूटीज़, कुकिंग, क्लीनिंग जैसी, मैनेजिंग एवरीथिंग विदाउट कंप्लेंट एंड ऑल्सो कीप्स महेंद्र एंटरटेन्ड विद हिज लिवली इमेजिनेटिव स्टोरीज मेकिंग लाइफ ईजियर एंड मोर एन्जॉयबल फॉर हिम. तो पूरा आंसर इतना ही लिखोगे आप, क्योंकि वो मेहनती था, ईमानदार था, कैपेबल था, हाउस होल्ड्स के सारे काम कर सकता था, स्टोरीज भी सुना सकता था, महेंद्र का ध्यान रख सकता था, महेंद्र को एंटरटेन कर सकता था, इसलिए. ठीक है. क्वेश्चन सी देखते हैं. किंगडम ऑफ What are the 2 strange things the guru and his disciple find in the kingdom of fools? तो kingdom of fools में 2 अजीब चीज़ें कौन सी थी. एक तो थी लोग दिन में सोते और रात में काम करते, हर चीज़ का प्राइस एक ही था. द गुरु एंड हिज डिसिपल फाइंड 2 स्ट्रेंज थिंग्स इन द किंगडम ऑफ फूल्स में उन्हें 2 अजीब चीज़ क्या मिली. एक तो एवरीवन स्लीप ड्यूरिंग द डे और वर्क्स एट नाइट. एक चीज़ हो गई कि दिन में सोते थे, रात में काम करते थे. दूसरा एवरी आइटम इन द मार्केट कोस्ट द सेम. सारी मार्केट में सारे आइटम बिल्कुल सेम प्राइस के थे. 1 दद्दू 1 रुपी. दिस यूनिफॉर्म प्राइसिंग अप्लाइज टू एवरीथिंग वेयर इट्स अ मेजर ऑफ राइस और अ बंच ऑफ बनाना. चाहे तुम कितना भी चावल ले लो या सिर्फ एक दर्जन केले ले लो, सबका प्राइस सेम था. ये 2 अजीब चीज़ थी. आइए वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन ये पूछता है व्हाट वाज जोनसीज
इलनेस, तो क्या थी जौन सी की बीमारी? न्यूमोनिया, ठीक है। सेकंड, इन व्हाट सेंस इज टेटो प्रेटी, तो इन व्हाट सेंस इज टोटो प्रीटी, बेसिकली टोटो किस सेंस में प्रीटी थी ये बताना है। हिज प्रीटी था हिज ब्राइट मिस्चीवस आइज एंड पर्ली वाइट टीथ एंड हिज यूनिक टेल विच फंक्शंस लाइक अ थर्ड हैंड। तो ये जो लाइन लिखी है ना, ये आपकी बिल्कुल हूबहू किताब से मिलती है। तो ऐसा मत करना कि कुछ और वर्ड्स का यूज़ करो इसको डिस्क्राइब करने के लिए, प्रॉपर यही वर्ड्स होने चाहिए, हमेशा याद रखना। क्वेश्चन सी पूछता है वाई डू कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? ही ऑलवेज लिव्ड जॉयफुली इन द पैलेस, इसलिए। दूसरा, विदाउट एवर एक्सपीरियंसिंग सोरो, उसने कभी इस चीज़ का एक्सपीरियंस करा ही नहीं था, परेशानी का। क्वेश्चन डी पूछता है हु इज़ द रियल कल्प्रिट अकॉर्डिंग टू द किंग? किंग के अकॉर्डिंग कौन था रियल कल्प्रिट? तो रिच मर्चेंट था, ठीक है, व्यापारी। लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस में आपके सामने कंपेयर बोधनाथ श्राइन एट पशुपतिनाथ टेम्पल, या फिर कैन अ सिंपल जैब ऑफ द नाइफ किल अ ट्री, वाई नॉट, क्यों? तो इन दोनों को आपने इस तरह से एक्सप्लेन करना है, ये आप खुद स्क्रीनशॉट लेके पूरा लिखोगे और याद करोगे। तो इस तरह से हमने आपका पेपर सोल्व किया। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे आपके अगले क्वेश्चन पेपर में, और आप आई होप इसको अच्छे से प्रिपेयर करोगे, पेपर में बेहतर परफॉर्म करेंगे, और तैयारी करते रहो। PDF ले लेना, बेस्ट तरीका है रिवीजन करने का। मिलते हैं आपसे आपकी क्लास के नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर को सोल्व करते हुए, तब तक के लिए बाय दोस्तों।